हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टूडेंट चैनल। और एनटीपीसी सीबीटी 1 के पेपर के सोल्यूशन के सीरीज़ में ये दूसरा वीडियो है। और आज हम लोग जो है 1-2-2021 का जो पेपर है 3 बजे से लेकर के 4:30 बजे का जो शिफ्ट था उसका हम लोग जो है इसमें सॉल्व करने वाले हैं। तो जो इसमें अच्छे क्वेश्चन थे उसको पहले कराऊंगा मैं, बीच में भी जो है अच्छे क्वेश्चन जो मिलेंगे वो भी मैं कराता रहूँगा। ऐसा नहीं है कि पहले ही अच्छे क्वेश्चन मैं कराऊंगा। और जीके से भी कुछ अच्छे क्वेश्चन हैं और मैथ्स के जो भी अच्छे कॉन्सेप्ट हैं उसको मैं इसमें कवर करेंगे। तो चलिए जो है वीडियो को शुरू करते हैं। तो इस वीडियो का जो पहला क्वेश्चन है वो आसान क्वेश्चन ये भी है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आपको देखना है। इस पेपर में मुझे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं मिले, तो लेकिन जो भी मुझे अच्छे क्वेश्चन मिल रहे हैं उसको मैं पहले करा देता हूँ। तो इसमें पहला क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ। ये क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त के अंदर जो है एक वर्ग खींचा गया है। कह रहा है कि यदि त्रिभुज की एक भुजा का मान x है तो वर्ग का क्षेत्रफल आपको निकालना है। सबसे पहले आपको डायग्राम समझना है। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज कहने का मतलब क्या है कि उसकी सभी भुजाएं जो हैं आपस में बराबर होंगी। और लास्ट में दिया भी है कि त्रिभुज की जो भुजा है वो x है। तो सबको पता हो गया कि ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा, ये भी x हो जाएगा। सेंटीमीटर मीटर जो भी हो, यूनिट से हमें कोई मतलब नहीं है। कह रहा है कि एक समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त के अंदर, अंतःवृत्त कहने का मतलब क्या है कि इन सेंटर मतलब इन सर्किल बनाना है। सबसे पहले इन सर्किल बनाएंगे और इसका केंद्र हो जाएगा, इसको इन सेंटर बोलेंगे, ठीक है। तो अंतःवृत्त के अंदर भी हमें एक वर्ग खींचना है। तो वर्ग हम लोग जो है ये बना दिए। ये वर्ग क्या कह रहा है कि इस वर्ग का आपको क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले आपको जो है इन सर्किल जो है उसका आपको रेडियस निकालना पड़ेगा। तो रेडियस का फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला आपको पता होना चाहिए। मैंने जो है सर्किल का जो ट्रायंगल का जो वीडियो बनाया हुआ है सीरीज, उसमें मैंने डिटेल में बताया इन सर्किल, सरकम सेंटर, लोग देख लीजिएगा, लिंक मैं नीचे दे दूंगा। तो इन सर्किल का जो रेडियस होगा वो r ले लीजिए और उसका मान जो होता है आपका, अगर भुजा a है तो a/√3 2√3 होगा इसका रेडियस। अब रेडियस यहाँ पे पता चल गया, a का मान क्या है, a जो साइड है ट्रायंगल का वो x है, तो x/2√3 यहाँ पे इसका रेडियस निकल गया। रेडियस कहने का मतलब क्या है, अगर मैं एक सेंटर से बनाता हूँ तो ये इसका रेडियस हो जाएगा। ये जो लाइन मैं खींच रहा हूँ ये रेडियस का काम करेगा, स्मॉल r मैंने डिनोट कर दिया। अब ये रेडियस जो है उस स्क्वायर का डायगोनल का भी काम कर रहा है। तो रेडियस का मान आपको पता चल गया x/2√3। तो अगर एक स्क्वायर है उसका एक साइड का अगर मान a ले लेता हूँ तो उसका जो डायगोनल होगा वो √2a होता है। पाइथागोरस लगाइएगा, आपको पता होगा √2a। √2a का जो मान है वो रेडियस के दोगुने के बराबर है, क्योंकि वो डायमीटर है। तो मैं अगर रेडियस का दोगुना कर देता हूँ तो सबसे पहले जो है √2a जो होगा वो बराबर किसने होगा, एक सर्किल जो इन सेंटर बन रहा है, इन सर्किल बन रहा है उसके डायमीटर के। तो डायमीटर इसका हो जाएगा 2x/2√3, क्योंकि रेडियस का दुगुना करना है तो 2 से 2 ये कट जाएगा ही। और ये वैल्यू हो जाएगी आपकी a का जो वैल्यू आपका निकल के आ जाएगा, a हो जाएगा x/√2 का यहाँ मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा तो हो जाएगा √6। ये साइड का मान आ गया, मतलब जो है जो अंदर स्क्वायर बन रहा है उसकी भुजा का मान आ गया। क्या कह रहा है, पूछा है कि वर्ग का क्षेत्रफल आपको निकालना, तब क्षेत्रफल a² की वैल्यू हो जाएगी तो हो जाएगा x² का स्क्वायर करेंगे तो 6 हो जाएगा। तो x²/6 जो है ये इसका सही जवाब हो जाएगा। तो पहला यहाँ पे इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन आसान था, बस आपको पता होना चाहिए कि रेडियस का जो फार्मूला है अगर ट्रायंगल आपका जो है समबाहु त्रिभुज है तो a/2√3 इसका सही जवाब होगा। अगर कभी जो है परिवृत्त की बात करेगा तो अगर यही हमारा समबाहु त्रिभुज ही है तो रेडियस जो होगा, बड़ा वाला जो वृत्त हम बनाए हैं उसका रेडियस हो जाता है a/√3। तो ये उसका सही जवाब होता है a/√3। तो उससे रिलेटेड भी कभी क्वेश्चन बनेगा तो आप उसको वहाँ से कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए रीजनिंग से है और ये अच्छा क्वेश्चन है इस पेपर का और ये समय भी लेगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के। सबसे पहले जो है ये क्वेश्चन जी लैंग्वेज भी जो है बहुत बड़ा दिया हुआ है। कह रहा है कि एक पंक्ति में जो है 5 आदमी M1, M2, M3, M4 और M5 जो है दक्षिण की ओर मुंह करके बैठे हैं। कह रहा है कि उपरोक्त पंक्ति के समानांतर जो है दूसरी पंक्ति में 5 महिलाएं हैं L1 से लेकर L5 तक जो उत्तर की ओर मुंह करके बैठी हैं। उसके बाद से अब कंडीशन दिया हुआ। तो सबसे पहले आप जो है ऊपर जो है मैं एक डायग्राम बना देता हूँ, नीचे डायग्राम बना देता हूँ। एक तो नीचे वाले अगर ऊपर की तरफ मुँह देखेंगे तो उत्तर की तरफ मतलब नीचे महिलाएँ बैठी हैं। तो 5 सीट में 1 2 3 4 5 सीट ये नीचे बना दिया और 1 2 3 4 5 सीट ऊपर बना दिया। कह रहा है कि M2 जो कि M4 के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, इससे भी किसी का लोकेशन जो है एग्जैक्ट पता नहीं चलता है, जो L5 के सामने है। और M3 और L2 विकर्णतः एक दूसरे के सामने बैठे हैं।
इससे भी कोई एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता चलता है। M5 L3 के सामने बैठा है जो L1 के दाईं ओर ठीक बगल में है, इससे भी हम किसी का एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता कर सकते। L4 जो L3 के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है M4 के सामने है, ये भी एक कंडीशन है, लेकिन किसी का एग्जैक्ट पोजीशन नहीं पता चल रहा है। L1 कह रहा है पंक्ति के एक सिरे पर बैठी है, मतलब अब देखिए इसी लाइन में जो है आपका क्वेश्चन छुपा हुआ है। अगर कह रहा है कि L1 पंक्ति के एक सिरे पर बैठी है, मतलब L1 यहाँ भी हो सकती है और L1 यहाँ भी हो सकती है। तो दोनों पोजीशन को लेकर के हम जो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और कहीं एक पोजीशन आपका सेटिस्फाई होगा और दूसरा पोजीशन जो है वहाँ पे गलत हो जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यहाँ पे देखिए L1 की बात किस लाइन में कही गई है। L1 की बात कही गई है M5 L3 के सामने बैठा है जो L1 के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। अब देखिए कह रहा है कि M5 जो है L3 के सामने बैठा है और L3 जो है वो L1 के दाईं ओर बैठा है। अगर मैं L1 को पोजीशन जो है एकदम राइट मोस्ट यहाँ पे ले लेता हूँ तो इसके बगल में ये लेफ्ट पोजीशन हो जाएगी, तो जो कि यहाँ पे ये गलत है, तो ये पोजीशन यहाँ पे नहीं हो सकती। L1 के जस्ट दाईं तरफ जो है ये पोजीशन होगी और L3 को यहाँ बैठाना होगा, ये हो गया इसके जस्ट दाईं पोजीशन पे। अब कह रहा है कि M5 इसके जस्ट सामने है, तो M5 आप ऊपर जो है इसके जस्ट सामने बना दीजिए। M5 की भी पोजीशन आपको पता चल गई। अब कह रहा है कि L4 जो है L3 के दाईं ओर ठीक बगल में बैठी है। अब देखिए L3 जो है डायग्राम में कहाँ है, एग्जैक्ट दिखा हुआ है, यहाँ पे इसका फिक्स्ड पोजीशन है। कह रहा है कि L4 जो L3 के दाईं ओर है, तो हम इसके दाईं ओर L4 को हम यहाँ पे बना देते हैं। अब कह रहा है कि ठीक बगल में बैठी है और कह रहा है कि M4 के सामने है, M4 इसके जस्ट ऊपर होगा। ये तीन पोजीशन तो आपको पता चल गई दो लाइनों से। अब पहली लाइन से आइए, कह रहा है कि M3 और L2 विकर्णतः एक दूसरे के सामने बैठे हैं। मतलब विकर्णतः कहने का मतलब क्या है, डायगनली, सामने तो हैं लेकिन डायगनली हैं। मतलब यहाँ पे हो जाएगा L2 और यहाँ पे हो जाएगा M3। ये दो पोजीशन आपको पता चल गई। L1 यहाँ पे अब बचा क्या है इसमें, L1 L2 L3 L4 हो गया। अब यहाँ पे L5 की बाय डिफ़ॉल्ट पोजीशन यहाँ पे आप लिख सकते हैं। फिर कहा कि पहली लाइन में देखिए कह रहा है कि M2 जो कि M4 के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो M4 का जस्ट बायां वाला जो पोजीशन है वो M2 यहाँ पे हो जाएगा और बचा पोजीशन क्या है वो M1 का हो जाएगा। T बगल में बैठा है L5 के सामने, तो देखिए L5 के जस्ट सामने भी M2 पोजीशन आ रहा है। तो ये एग्जैक्ट जो है सबका पोजीशन का यहाँ पे पता चल गया। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म विकर्णतः एक दूसरे के सामने है। तो देखिए M2 और L2 विकर्णतः M3 और L2 ये दोनों तो विकर्णतः सामने एक दूसरे के पता चल गए। अब आपका आंसर हो जाएगा कि दूसरा आंसर विकर्णतः कौन है, विकर्ण पे डायगनली है M1 और L1, तो M1 और L1 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चनों पे आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि CBT2 में हो सकता है इस तरह के क्वेश्चन देखने को मिले हैं। और मैं देख रहा हूँ जो सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है ठीक ठाक क्वेश्चन आ रहा है, 3-4 पेपर मैंने सॉल्व किए हैं, तो उसमें जब वो पेपर कराऊंगा तो उसमें बताता रहूँगा, लेकिन सीटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन अच्छा पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए परसेंटेज लाभ से है, लाभ हानि से है। और इस तरह के क्वेश्चन को करने के अनेक मेथड होते हैं, सबके अपने अपने अलग अलग मेथड हैं। किसी भी मेथड से आप चाहें तो ऐसे क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो चलिए इसको एक बार सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि बिग मार्ट कार्ड से अगर भुगतान करने पर जो है 5% की छूट देता है, मतलब कोई शॉपिंग मॉल है वो 5% की छूट देता है अगर आप बिग मार्ट कार्ड से पेमेंट करते हैं। तो कह रहा है कि किसी वस्तु पर 10% का लाभ प्राप्त करने के लिए अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको पता होगा MRP, सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस। कह रहा है कि जो भी MRP उस पर होगी, अगर मान लीजिए मैं उसको 20 रुपये MRP है तो 5% की अगर वो छूट देगा तो 1 रुपये का छूट दे देगा, तो 19 रुपये उसको सेलिंग प्राइस रखनी पड़ेगी। MRP पे ही तो छूट मिलती है, सबको इतना तो पता है। कह रहा है कि उसको 10% का लाभ कमाना है, तो 10% का अगर लाभ कमा रहा है तो कह रहा है कि अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक होना चाहिए। MRP जो है कास्ट प्राइस से कितना अधिक होना चाहिए। तो अगर 10% का लाभ कमाना है तो कास्ट प्राइस पे जो है 10% का ही लाभ कमाएगा ना। अगर 19 रुपये में बेच रहा है कोई वस्तु 10% के लाभ पे, मतलब 19 जो हमारा यूनिट है वो 110% के बराबर है। तो 100% की वैल्यू, 100% तो कास्ट प्राइस ही होगी, तो 100% की वैल्यू निकालनी होगी आपको। तो 1% की वैल्यू आप 19/110 कर सकते हैं और 100% की वैल्यू में क्या करेंगे आप 19/110 में आप 100 से गुणा कर दीजिए। सीधी सी बात है, तो 0 से 0 कट जाएगा और आपकी वैल्यू आ जाएगी 190/11। मतलब इतने रुपए में जो है
उसकी कास्ट प्राइस हो गई। अगर इतने रुपए में खरीदता है, 19 रुपये में बेचता है, तो उसको जो है 10% का लाभ होगा। अगर वो MRP पे भी 5% की छूट देता है तो 190/11 इसकी कास्ट प्राइस होगी। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है, कह रहा है कि अंकित मूल्य जो है क्रय मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक होना चाहिए। मतलब MRP जो है कॉस्ट प्राइस से कितना अधिक है, कितना प्रतिशत अधिक रखेगा कि उसको जो है 10% का लाभ हो। तो अगर कास्ट प्राइस जो 190/11 है तो कितना प्रतिशत अधिक है, तो सिंपल आप निकाल सकते हैं कि 20 में से आप क्या करेंगे, 190/11 घटा दीजिए, परसेंटेज निकालना है तो 190/11 से डिवाइड करके आप 100 से गुणा कर दीजिए, परसेंटेज आपका निकल जाएगा। तो 11 से 11 ऊपर इसलिए काट दे रहा हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि LCM लेंगे तो नीचे बटा 11 रहेगा ही रहेगा। ये शॉर्ट करने के लिए मैं बता रहा हूँ, क्योंकि आप जितना कम समय में सॉल्व करेंगे तो वो जो है कि क्वेश्चन आसान तभी होगा। स्टेप जितना बढ़ाएंगे तो आपका क्वेश्चन लेंदी होता जाएगा। तो ऊपर जो है LCM लेके जो हो आपका हो जाएगा 11 दूना 22, 220 में से 190 घट जाएगा, बटा 11 लिखेंगे तो वही 11 मैंने पहले काट दिया। ठीक है, नीचे 190 हो जाएगा, गुणे 100 हो गया। अब ऊपर क्या हो जाएगा आपका 190, 220 में से 190 चला गया तो आपका हो जाएगा 30/190 गुणे 100। 0 से 0 कट गया आपका, ऊपर हो गया वैल्यू 300/19। अब इसको भाग देंगे तो आपका 15 सही 15/19% आपका आंसर हो जाएगा। मतलब जो है आपको MRP जो है कास्ट प्राइस से 15 सही 15/19% अधिक रखनी पड़ेगी, और उसके बाद भी अगर आप 5% की छूट देंगे तब आपको 10% का लाभ मिलेगा। तो ये इसका सही जवाब आ जाएगा 4th नंबर का। इससे भी आसान मेथड हो सकते हैं। कई लोग जो है परसेंटेज को जो है फ्रैक्शन में बदल के भी क्वेश्चन आसानी से करते हैं। तो ये हो गया है क्वेश्चन, ये अच्छा क्वेश्चन था, आप इसको एक बार जरूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर का। कह रहा है कि एक बिजली के खंभे का उन्नयन कोण जो है 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाता है जब इसे देखने वाला व्यक्ति जो है अपनी आरंभिक स्थिति से 30 मीटर खंभे की ओर बढ़ता है। उस बिजली के खंभे की ऊंचाई ज्ञात करनी है आपको। तो इस तरह के क्वेश्चन जब आप प्रैक्टिस करते हैं तो 30 डिग्री से 60 डिग्री हो जाना, जो है कि 30 डिग्री से 45 डिग्री हो जाना, यही 2-3 कॉन्सेप्ट जो है इसमें बनते हैं। और लोग क्या करते हैं, ज़्यादा प्रैक्टिस हो जाती है तो वो रिजल्ट ही याद कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। कह रहा है कि जैसे मान लीजिए एक बिजली का खंभा है यहाँ पे, और कोई व्यक्ति यहाँ से इस पोजीशन से, कोई ए पोजीशन है, यहाँ से चल के जो है इस पोजीशन पे आ जाता है। जो दूरी है वो 30 मीटर इस तरफ आता है। तो जब पहले उसका उन्नयन कोण बिल्डिंग के ऊपर जब देखता है तो उसका कोण था 30 डिग्री। अब बाद में जो है वो बढ़ के 60 डिग्री हो जाता है। तो पूछ क्या रहा है कि जो ये खंभा है उसकी ऊंचाई ज्ञात करनी है, आपको h का मान निकालना है। तो सिंपल आपको देखना क्या है कि tan थीटा का फॉर्मूला ऐसे क्वेश्चनों में लगता है। तो अगर मैं बात करता हूँ कि पहले इक्वेशन से कि tan 30 डिग्री जो होगा वो बराबर किसके होगा, h/बेस कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का हो जाएगा पूरा। तो इसको मैं कैपिटल A ले लेता हूँ और इसको मैं B ले लेता हूँ। तो h/A हो गया। उसी तरह से tan 60 डिग्री का जो मान हो जाएगा वो हो जाएगा h/B। सेम दोनों के लिए हाइट सेम है। तो tan 30 का जो मान होता है वो होता है 1/√3 इक्वल टू हो जाएगा h/A, और tan 60 अंश का जो मान होता है वो √3 होता है, वो हो जाएगा h/B। यहाँ से आपको पता चल गया। अब करना क्या है, पहले वाले से आप क्या करिए, A इज इक्वल टू लिख लीजिए h√3, और नीचे वाले से B इज इक्वल टू आपका हो जाएगा h/√3। लेकिन आपको वैल्यू जो 30 मीटर है वो पता क्या है, A माइनस B की वैल्यू पता है। तो A माइनस B की वैल्यू आपको पता है जिसका मान है 30 मीटर। तो सेम इसी पे आप लगा दीजिए जो इक्वेशन आपने अभी जो ये निकाला है। A माइनस B की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो 30 के जो बराबर हो जाएगा h√3 माइनस h/√3 हो जाएगा। तो यहाँ से h आप कॉमन ले लीजिए, तो h कॉमन ले लेंगे तो आपका हो जाएगा √3 माइनस 1/√3, और √3 माइनस 1/√3 को सॉल्व करेंगे तो वो हो जाएगा h, और √3 माइनस 1/√3 को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2/√3 जो कि 30 के बराबर है। मान लीजिए यहाँ पे 30 के बराबर, इसको मैं लिख देता हूँ। ठीक, तो 2 से ये कट जाएगा 15 बार में, और h की जो वैल्यू आ जाएगी वो हो जाएगी 15√3।
तो इस तरह से लोग रिजल्ट याद कर लेते हैं। अब ये H2H/√3 जो होगा ये वैल्यू होगा अगर कोई जो है 30 डिग्री से 60 डिग्री की तरफ बढ़ता है, और ये 30 जो है अगर इसके बीच का डिस्टेंस, अगर मैं इसको मान लीजिए d कंसीडर कर लेता हूँ, अगर मैं d यहाँ पे लिख देता हूँ 30, जब मैं d लिख देता d इज इक्वल टू क्या होता H2/√3। तो हाइट हमको निकालना होता, तो यहाँ से हाइट का फॉर्मूला क्या निकल के आ जाता हमारा h इज इक्वल टू d√3/2। ये हमारा रिजल्ट निकल जाता है। जो हाइट होगी हमारी d√3/2 के बराबर होगी जब हमारा एंगल 30 से 60 डिग्री तक हो जाता है, और जो डिस्टेंस अगर d डिस्टेंस वो चलता है तो हाइट का जो मान होगा वो d√3/2 हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन जब एग्जाम में आएंगे तो कई बार प्रैक्टिस करने से ये रिजल्ट आपको याद हो जाता है, और तुरंत आप यहाँ पर वैल्यू रख सकते हैं। d की वैल्यू आप तुरंत रखिए यहाँ पर 30 मीटर, देखिए आपका 30√3/2 रखिए, तुरंत जो है 15√3 निकल के आ जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। तो ये बेसिक जो कॉन्सेप्ट था वो भी मैंने आपको बता दिया, आप रिजल्ट चाहें तो लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 90 नंबर का, और ये रीजनिंग से क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है इसमें थोड़ा सा टाइम लगने वाला है क्योंकि इसमें डाटा थोड़ा ज़्यादा दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बिमल और कमल जो है पियानो और गिटार में अच्छे हैं। तो सबसे पहले आप क्या करिए कि इंस्ट्रूमेंट है उसको आप लिख लीजिए, आप पियानो यहाँ पर लिख लीजिए, पियानो। देखिए जितना शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे उतना अच्छा रहेगा, समय आपका थोड़ा सा बचेगा। तो पियानो और गिटार यहाँ पे आपने लिख लिया। तो विमल और कमल, विमल आप मान लीजिए VI से विमल हो गया, और कमल KA से कमल हो गया। दोनों क्या है, दोनों में अच्छे हैं, तो ये दोनों में मैंने उनका नाम डाल दिया। फिर कह रहा है कि रीमा और सीमा हॉकी और गिटार में अच्छे हैं, तो एक और नया खेल आ गया हॉकी। अब कह रहा है कि रीमा, तो रीमा यहाँ पे लिख दिया मैंने, और सीमा तो SIM से यहाँ पे सीमा लिख दिया। ये कह रहा है कि हॉकी और गिटार में भी अच्छे हैं, तो यहाँ पे देखिए इसमें भी इनका नाम होना चाहिए रीमा और सीमा। ठीक, ये नाम मतलब थोड़ा सा बड़े में लिखिएगा क्योंकि ये हो सकता है एक ही तरह से मिला जुला नाम रहता है, तो शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो कन्फ्यूजन हो जाएगी बहुत ज़्यादा। तो अब क्या है कि कह रहा है कि रीमा, कोमल और रीना हॉकी और शतरंज में अच्छे हैं। तो हॉकी के बाद एक और गेम आ गया शतरंज। कह रहा है कि रीमा, कोमल और रीना, तो रीमा पहले से ही हॉकी में है, और कोमल को ऐड करना है तो Q से कोमल हो गया, और रीना जो है, रीना को REN से लिख दीजिए, रीना हॉकी और शतरंज में भी अच्छी हैं, तो सीधी सी बात है यहाँ पे REM रीमा, कोमल और रीना को भी शतरंज में ऐड कर देना है। फिर एक अगला बात है, कह रहा है कि रीना और रीमा पियानो और बैडमिंटन में अच्छी हैं। अब देखिए बैडमिंटन एक और नया खेल आ गया, बैडमिंटन। कह रहा है कि रीना, तो रीना हो गया, और रीमा हो गया ये, और कह रहा है कि पियानो और बैडमिंटन में, तो बैडमिंटन में मैंने डाल दिया, पियानो यहाँ पे है तो पियानो में डाल दीजिए रीना और रीमा, ये दोनों में इसका नाम हो गया। फिर कह रहा है कि कोमल और शोभा जो है शतरंज और पियानो में अच्छे हैं। तो कोमल और शोभा, शतरंज क्या है, शतरंज में देखिए कोमल का नाम पहले से है, शोभा का नाम नहीं ऐड है, तो शोभा को मैंने ऐड कर दिया। और कह रहा है शतरंज और पियानो में भी अच्छे हैं, तो पियानो में देखिए यहाँ पे कोमल का भी नाम नहीं है, कमल का नाम है, ध्यान दीजिएगा ऊपर, वो कोमल नहीं है, तो कोमल हो गया यहाँ पे, और शोभा, तो शोभा को भी यहाँ पे ऐड कर देते हैं, दोनों नाम इसमें नहीं था। अब ये पूरा डाटा आपका बन गया। कह रहा है कि कौन जो है हॉकी, शतरंज और बैडमिंटन में अच्छा है लेकिन गिटार में अच्छा नहीं है। हॉकी में भी उसका नाम होना चाहिए, शतरंज में भी नाम होना चाहिए, और बैडमिंटन में भी नाम होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे 4 नाम है। क्वेश्चन को जल्दी करने का मैं तरीका बता रहा हूँ कि यहाँ 4 नाम दिए हुए हैं, तो इसमें सबको मैच नहीं कराना। देखिए बैडमिंटन के 2 नाम हैं, ये दोनों नाम तीनों में होने चाहिए कॉमन। तो देखिए कि रीना का जो नाम है, रीना यहाँ पे देखिए इसमें भी है, रीना इसमें भी है, और रीना इसमें भी है, रीमा इसमें भी है, रीमा इसमें भी है, रीमा इसमें भी, तीनों का नाम जो कि देखिए यहाँ पे मिल गया। लेकिन कह रहा है कि लेकिन गिटार में अच्छा नहीं होना चाहिए, गिटार में अच्छा, लेकिन गिटार में देखिए यहाँ पे REM, रीमा का जो नाम है यहाँ पे है, तो रीमा आंसर नहीं होगा। गिटार ये अच्छा बजा लेती है, बाकी हॉकी, शतरंज या बैडमिंटन भी बजाती है, लेकिन क्या है कि खेलती है जौहरी, लेकिन गिटार में अच्छी रीमा भी है, लेकिन गिटार में अच्छा नहीं होना चाहिए। तो सही जवाब है रीना हो जाएगा, कि रीना का नाम इन तीनों में है लेकिन गिटार में नहीं है। तो थर्ड जो है इसका सही जवाब है। तो इसको थोड़ा सा करिएगा, ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, ये अच्छा क्वेश्चन था तो इसलिए मैंने इसको करा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में 21 तारीख को जो है वर्ष का जो है सबसे छोटा दिन मनाया जाता है। तो 22 दिसंबर को जो है सबसे छोटा दिन मनाया जाता है, और उसके बाद से 21 जून को सबसे बड़ा दिन मनाया जाता है। अब बड़ा दिन कहने का मतलब ये है कि 21 जून से को दिन जो है सबसे बड़ा होगा, और उस दिन रात जो है
सबसे छोटी होगी और 22 दिसंबर को जो है रात सबसे बड़ी होगी और उस दिन से जो है आपका दिन जो है बढ़ना शुरू हो जाता है। एक्चुअल में जो क्रिसमस डे है 25 दिसंबर, ये इसी के आसपास में है, तो इसीलिए 25 दिसंबर को एक ईसाइयों का त्यौहार है और इसीलिए उसको जो है बड़ा दिन के नाम से जानते हैं। लेकिन एक्चुअल जो डेट है वो 22 दिसंबर को ही जो है सबसे बड़ा दिन मनाया जाता है, कहा जाता है बड़ा दिन। लेकिन क्या है कि उस दिन से दिन बड़ा होना शुरू होता है, उस दिन रात सबसे जो है कि बड़ी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रविंद्रनाथ टैगोर ने डैश है कि किस वजह से अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है वापस लौटा दी थी। तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग नरसंहार के बाद जो है। और ये जलियांवाला बाग जो जगह है वो अमृतसर पंजाब में है, अमृतसर पंजाब में। और ये घटना कब हुई थी? ये हुई थी 13 अप्रैल 1919 को, 1919 को जो है ये घटना हुई थी। और जलियांवाला बाग जो जगह है उसमें लोग सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल के जेल जाने के विरोध में जो है शांतिपूर्ण रूप से जो है इकट्ठा हुए थे और उस समय जनरल डायर ने जो है उन पे गोलियां चलाई थी। तो ये जलियांवाला बाग नरसंहार से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। फिर काकोरी कांड, ये अभी करंट अफेयर में ज़्यादा है क्योंकि इसका नाम जो है काकोरी ट्रेन एक्शन नया नाम इसका जो है रख दिया गया है। और ये घटना हुई कब थी? तो ये घटना हुई थी 9 अगस्त 1925 को, 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड हुआ था। चौरी चौरा कांड, ये तो सभी लोगों को पता है कि 4 फरवरी 1922 को हुआ था असहयोग आंदोलन के समय में। और गांधी जी ने 12 फरवरी को 1922 में तुरंत जो है इस घटना के बाद उन्होंने असहयोग आंदोलन को बंद करा दिया था। और भगत सिंह की फांसी की सज़ा वो 23 मार्च 1931 को हुआ था। तो ये भी जो है क्वेश्चन कभी भी अलग अलग पेपर में अलग अलग तरीके से ये बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु ए बी सी केंद्र ओ वाले वृत्त पर स्थित है। कह रहा है कि एंगल ए सी बी जो है 47.5 डिग्री है। लघु वृत्तखंड जो है ए बी पर बना जो कोण एंगल ए ओ बी जो है वो आपको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले एक सर्किल बना लेते हैं। और लघु वृत्तखंड कहने का मतलब क्या है कि देखिए, ये हिस्सा अगर मैं यहाँ पे ए पॉइंट ले लेता हूँ, यहाँ पे बी पॉइंट ले लेता हूँ, तो जो ए बी जो वृत्तखंड आप देख रहे हैं, वृत्त का जो कटा हुआ हिस्सा है, ये लघु वृत्तखंड हो गया। और अगर मैं दूसरी डायरेक्शन में ले लेता हूँ तो ये बृहत वाला वृत्तखंड है। इस तरफ के हिस्से सर्किल को मैं अगर कंसीडर कर लेता हूँ तो ये बड़ा वाला वृत्तखंड है, दीर्घ वृत्तखंड है। और जो छोटा वाला है, लघु मतलब छोटा होता है, तो ये ए बी जो है लघु वृत्तखंड है। कह रहा है कि इस पर जो बना कोण ए ओ बी है, अगर मैं इसको ओ ले लेता हूँ तो ये ए ओ बी आपको निकालना है। और कह रहा है कि ए सी बी का मान 47.5 डिग्री है। तो ए अगर सी पॉइंट यहाँ पे ले लेते हैं तो ए सी बी इस डिग्री का मान जो है, इस एंगल का मान 47.5 डिग्री है। तो सभी लोगों को पता है कि ये एक कॉर्ड हो जाएगा, जीवा हो जाएगी। और इस जीवा से जो है वृत्त के किसी भी बिंदु पर जो बनाया गया कोण होगा वो आधा होगा अगर उसी जीवा से हम केंद्र पे कोण बनाते हैं। तो केंद्र का कोण कितना हो जाएगा, इसका डबल कर लीजिए तब आप, तो इसका मान हो जाएगा 95 डिग्री। 47.5 का दोगुना करेंगे 95 डिग्री हो जाएगा। तो फोर्थ यहाँ पे सही जवाब है। ये क्वेश्चन काफ़ी आसान था, बेसिक लॉजिक पे है ये। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक जो है विष्णु शर्मा ने लिखी है। तो पंचतंत्र इसका सही जवाब है। अर्थशास्त्र सभी लोगों ने पता है कि कौटिल्य ने लिखी है। और इंडिका जो है मेगास्थनीज और राजतरंगिणी जो है वो कल्हड़ ने लिखा है। तो ये तीनों भी कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसका सही जवाब है पंचतंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पूना समझौता जो है कब हस्ताक्षरित किया गया था। तो सन है 1932 और गांधी जी और अंबेडकर के बीच में जो है ये समझौता जो है हस्ताक्षरित हुआ था, पूना समझौता। तो सन 1932 आपको याद रखना है। तो इसका सही जवाब ये है। अगर कभी पूछता है तो किन के बीच में है, तो गांधी जी और भीमराव अम्बेडकर के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लासी का युद्ध जो के समय जो बंगाल का नवाब कौन था। तो सिराजुद्दौला इसका सही जवाब है। और ये प्लासी का युद्ध अगर पूछता है कभी तो 1757। ये तो सभी लोगों को पता था, लेकिन इसमें थोड़ा सा जो है कठिन बनाने के लिए इसने पूछ दिया था कि उस समय बंगाल का नवाब कौन था। तो सिराजुद्दौला उस समय बंगाल के नवाब थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन थे। तो राकेश शर्मा। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर कभी आता है कि इन्होंने जब पहली उड़ान जो है कब भरी थी, तो वो समय था 2 अप्रैल 1984 को जो है इन्होंने पहली उड़ान भरी थी। और रसिया से जो है इन्होंने उड़ान भरी थी। और अंतरिक्ष यान का जो नाम था
वो नाम था सोयूज T11। ठीक है, तो इतना ज़्यादा डीप में नहीं पूछेगा, बस आपको याद रखना 1984 कभी भी पूछ सकता है ये। और इनको जो है अशोक चक्र से भी सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अलजेब्रा जब भी आप पढ़ने शुरू करते हैं तो ये एक बेसिक कॉन्सेप्ट है और ये बहुत सिंपल क्वेश्चनों में आता है। कह रहा है कि x + 1/x की वैल्यू 2 है, x² + 1/x² की वैल्यू निकालनी है। तो इसका सिंपल एक फार्मूला लोग याद कर लेते हैं। अगर 2 की वैल्यू जो है वहाँ पे कोई वेरिएबल a ले लेते हैं, तो x + 1/x की वैल्यू अगर a है तो x² + 1/x² की जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी a² - 2। ये फाइनल वैल्यू आप लोग याद कर लेते हैं। लेकिन कभी भी मान लीजिए बहुत से अभी इसमें वेरिएशन होते हैं और फार्मूला बदलता रहता है, तो कभी कभी क्या होता है कि लोगों को कन्फ्यूजन हो जाता है, भूल जाते हैं। तो सिंपल आपको कुछ करना नहीं है, x + 1/x की वैल्यू 2 दिया हुआ है। अब क्या करिए, आप दोनों तरफ का होल स्क्वायर कर दीजिए। ठीक, तो a + b का होल स्क्वायर इधर हो जाएगा, तो हो जाएगा x² + 1/x² प्लस 2ab, तो 2 × a की जगह पे x हो जाएगा 1/x, ये हो जाएगा बराबर 4। तो x से 1 कट गया, ये 2 इधर बच गया, 2 जो इधर चला जाएगा तो 4 में से 2 घट जाएगा, आपकी वैल्यू 2 आ जाएगी। x² + 1/x² की वैल्यू 2 आ गई। वही चीज़ आप चाहें तो यहाँ पे पुट करके रख सकते हैं। a की जगह पे 2 दिया हुआ है, तो क्या हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर - 2 बराबर 4 - 2, 2 आपका आंसर हो जाएगा। तो अगर मान लीजिए कभी आपको ये रिजल्ट भूल जाता है, इसमें बहुत से वेरिएशन आते हैं। x - 1/x की वैल्यू a दिया हुआ है तो x² + 1/x² की वैल्यू निकालिए, या फिर x - 1/a की वैल्यू दिया है तो x³ + 1/x³ की वैल्यू निकालिए। तो इस तरह से क्या होता है, फार्मूला हर जगह बदलता रहता है इसमें। तो अगर आपको नहीं पता है तो स्क्वायर, इस वैल्यू का स्क्वायर करिए या फिर क्यूब करके आप निकाल सकते हैं, उसमें थोड़ा सा समय लगेगा। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको यही रिजल्ट आपको निकल के आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि a/b समानुपाती 3/4 है, तो व्यंजक 5a - 3b और 7a + 2b का मान निकालना है। तो ये क्वेश्चन मैं बहुत पेपरों में मैं देख चुका हूँ, इस तरह के टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। देखिए a/b और समानुपाती 3/4 है, तो इसका मतलब होता है कि a/b बराबर है 3/4 के होगा। मतलब जहाँ पे a का मान 3 हो जाएगा, b का मान 4 हो जाएगा, और यही वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो ऊपर हो जाएगा 15 - 3b 12 हो जाएगा अपॉन 7 के 21 प्लस 4 दूना 8, तो ऊपर बचेगा 3/29। ठीक है, 3/29। तो तीसरा इसका सही जवाब हो जाएगा। इस तरह से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत मिले हैं, तो इसको कोशिश करिएगा आप जो है 10 से 15 सेकंड के अंदर आपका क्वेश्चन ये हो जाना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि जॉन, जानी, जनार्दन खेत में किसी कार्य को क्रमशः 6, 12 और 24 दिन में पूरा करते हैं, तो एक साथ मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। तो वर्क से सबसे सिंपल क्वेश्चन है। 6, 12 और 24 तीनों का एलसीएम ले लीजिए, आपका 24 आ जाएगा। ये हो जाएगा 6 चौको 24, 12 दूना 24 और 24 एकम 24, मतलब सबकी एफिशिएंसी निकल गई। तो टोटल वर्क 24 हो गया, तीनों मिल के काम करेंगे तो 4 2 6 7, तो 24/7 दिन उसको लगेगा। इसको जो है और भी इजी वे में करना चाहते हैं तो 3 सही 3/7 दिन जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। देखिए इस पेपर में मुझे बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं देखने को मिले हैं, मतलब इतना डिफिकल्ट हो कि मतलब उसमें लेंदी भी हो, उसमें कैलकुलेशन हो, उस तरह के क्वेश्चन नहीं देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक विक्रेता अपने माल का जो है अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक रखता है और 20% की छूट देता है, तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि आपको निकालना है। तो अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 20% अधिक रखता है, मतलब एमआरपी की बात हो रही है, एमआरपी और कॉस्ट प्राइस। कह रहा है कि एमआरपी जो है कॉस्ट प्राइस से 20% अधिक रखा है, मतलब 100 रुपये का अगर कोई सामान खरीदता है तो एमआरपी उसकी 120 रख देता है। उसके बाद से जो है सेलिंग प्राइस में कह रहा है कि 20% की छूट भी देता है। अब एमआरपी पे अगर बेचता है, कहता है भैया 20% की हम इस पर ऑफ़ करेंगे, छूट देंगे। तो 120 पे अगर 20% का अगर ऑफ़ करते हैं आप, 10% इसका 12 हो जाएगा, तो आपका 12 दूना 24, 96 रुपये में ये उसकी सेलिंग प्राइस हो जाएगी। कह रहा है कि तो उसका प्रतिशत लाभ या हानि बताइए। तो 100 रुपये में ख़रीदा था, 96 रुपये में बेच रहा है, तो उसका देखिए 4% का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, दूसरा इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 150 मीटर ऊंची मीनार से वाहन की दूरी ज्ञात करना है। कह रहा है कि यदि वाहन का अवनमन कोण जो है 45 डिग्री है, तो जैसे मान लीजिए एक मीनार है और इस पर आप खड़े हैं ऊपर टॉप पे, और यहाँ पे एक कार है, ठीक। तो कह रहा है कि कार का जो अवनमन कोण है, अवनमन कोण कहने का मतलब हिंदी में इस कोण की बात कर रहा है। तो अगर ये कोण 45 डिग्री का है, तो पूछ रहा है कि जो है कार का जो है उस बिल्डिंग से डिस्टेंस कितना है। तो अगर ये 45 कोण है तो एकांतर कोण ये भी 45 डिग्री हो जाएगा, और इसका जो हाइट है
देखिए मीनार की 150 मीटर दिया हुआ है। तो अगर हाइट दिया हुआ है और बेस जो है आपको निकालना है तो ट्रिग्नोमेट्री का कौन सा जो है फार्मूला लगेगा, तो tan 45 डिग्री का जो मान होगा लंब बटे आधार पे होता है। ठीक है, tan 45 का डिग्री का मान 1 होता है और 150 जो है जो हाइट है वो दिया हुआ है। बेस जो है आपको निकालना है, बेस ही वही तो दूरी हो जाएगी, तो बेस बराबर सेम जो है वैल्यू हो जाएगी 150 मीटर। तो ये सिंपल क्वेश्चन था, 4th इसका सही जवाब है। 75 नंबर क्वेश्चन देखिए, टेलीफोन का आविष्कार जो है किस सन में पूछ करके जो है ये क्वेश्चन को डिफ़िकल्ट बना दिया है, क्योंकि जनरली जो लोग याद करते हैं कि टेलीफोन के आविष्कार किन्होंने किया है, तो सभी लोगों को पता है ग्राहम बेल ने किया है, लेकिन किस सन में किया है ये डिफ़िकल्ट हो जाता है ये क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन को मैं डिफ़िकल्ट लेवल में मान रहा हूँ, बहुत से लोग जो है इसको छोड़ दिए होंगे। तो 1876 इसका सही जवाब है और ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80 नंबर का, कह रहा है कि सीधी कार्रवाई दिवस अर्थात डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा किसने की थी। तो ये आज़ादी के समय की बात है और तब जो है पाकिस्तान की मांग जो है बहुत तेज़ी से मतलब तूल पकड़ लिया था और मोहम्मद अली जिन्ना ने पाकिस्तान की मांग को लेकर के बहुत ज़्यादा जिद पे आ गए थे और उन्होंने कहा था कि अगर पाकिस्तान अलग नहीं होता है तो मैं एक कुछ भी करने के तैयार हूँ। और उन्होंने जो डायरेक्ट एक्शन डे के लिए मतलब हिंसा भड़काई और कलकत्ता में जो है बहुत बड़े लेवल पे जो है हिंसा भड़क गई और सन था वो 1946 की ये घटना है जिसे डायरेक्ट एक्शन डे के नाम से जाना जाता है। और इसकी जो घोषणा है मोहम्मद अली जिन्ना ने की और इसको जो है एक और नाम से जाना जाता है जिसे हम कहते हैं कलकत्ता किलिंग्स के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, कभी आता है किस सन में हुआ था, तो 1946 में ये घटना हुई थी और कलकत्ता में बहुत से लोग जो है हिंसक घटना के कारण जो है मारे गए थे और गांधी जी ने वहाँ पे जाके भी आमरण अनशन किया था उस समय। अब देखिए जो 100वां क्वेश्चन है इसको आपको खुद करके बताना है कि इसमें जो है क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आंसर होगा और इसको कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और वीडियो कैसा लगा उसका भी फीडबैक आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। जो लोग चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए और नेक्स्ट वीडियो भी जो है कल तुरंत आ जाएगा, उसका भी पेपर जो है सॉल्व हो चुका है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।